हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इससे पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उनकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के हम पहले से इफेक्ट पढ़ चुके हैं, उसमें एक हमने पढ़ चुके थे कि टेम्परेचर का भी क्या इफेक्ट पड़ता है। उसी को हम फुल डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए, हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, हमने पहले बता रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जिसके बारे में हमने ये पहले से बता रखा है। क्लियर है? देखिए, हम पढ़ते केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट नियरली डबल। ठीक है, लगभग नियरली डबल वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इस टेम्परेचर में जो एक्सप्रेस करते हैं इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में हम शो करते हैं। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट एक फार्मूला है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का KT + 10 और इसको 2 to 3 टाइम वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इस टेम्परेचर को समझाने के लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन पे समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है आरेनियस। तो आरेनियस से इक्वेशन दी, आरेनियस ने एक थ्योरी दी, तो उसी के हिसाब से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरेनियस थ्योरी। ठीक है, हमने नॉर्मली रिएक्शन की बात कर रखी थी कि कोई भी रिएक्शन जो होती है हमारे पास में, कि जो भी हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो आरेनियस बोलता है कि सारे रिएक्टेंट जितने भी ऑल रिएक्टेंट आर नॉट पार्टिसिपेट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू आरेनियस ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स who have sufficient amount of energy will convert into the product। ठीक है, यानी आपके पास में जो भी रिएक्शन है, ठीक है, जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के अंदर मानो कि हमारे पास में कंटेंट है, काफ़ी सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ज़रूर नहीं है कि सारे के सारे ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। केवल वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे जिनके लिए सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्टेंट के अंदर पहले से ही कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमारा A + B की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि जब तक इस एनर्जी तक वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ तक भी टक्कर खा के आ जाएंगे, तो यहाँ तक भी अगर कॉलिजन करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट वही होंगे जिनकी एनर्जी इसके इक्वल होगी, इस पीक एरिया के इक्वल होगी, वही क्या करेंगे फिर प्रोडक्ट में चेंज होंगे। क्लियर है? तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी आपके पास में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देखिए इसको आगे पढ़ते हैं हम। जैसे हमारे पास रिएक्शन है A2 + B2, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, हमने क्या किया, इस रिएक्शन को इस टाइप से लिख दिया कि AA एंड BB आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब कि इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी AA है जो अपने पास में है, AOA का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और B और B का भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और तथा A और B है जो अपने पास में, बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, AB, तो इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों क्या होगा, एक ही स्टेप के अंदर होगा। इसको हम बोलते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन वन स्टेप। और इससे इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या अपन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रांजिशनल स्टेट बन जाती है। अब ट्रांजिशनल स्टेट ही किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास में फिर AB बन जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा
ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये ए और बी क्या करेंगे, आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, ये आ रहे हैं। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए हमारे पास ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट साइड है। क्या है हमारे पास में, रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, A2 + B2 जो हमने ये लिया है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अब हमने बोला कि प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये है कि हमारे पास में है एक मिनिमम एनर्जी, उसको हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे हम EA से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, EA। और रिएक्टेंट के पास देखोगे पहले से ही कुछ अमाउंट इसके पास एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी पहले से ही प्रेजेंट होती है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे ER। ER का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की जो भी एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट हुई प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो A2 + B2 अब उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी आएगी तो हमारे पास वो क्या बनाएगा, एक एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में लास्ट में किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी एनर्जी यूज़ आई, एक एनर्जी कौन सी आई, जो पहले से ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट थी, उसको क्या बोला अपन, ER रिएक्टेंट एनर्जी। और जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली उसको क्या बोला हमने, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी दिख रही, जो हमारे पास पुरानी एनर्जी थी, ये वाली क्या है, ER, और वो क्या है, EA। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल अमाउंट हमारे पास एनर्जी मिली उसको हमने बोला ET। ET को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ET कितने के इक्वल हो गया, ET किसके इक्वल हो गया, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास में, ER प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है? इसको क्या बोला हमने, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे क्या बोला हमने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास आरएनएस थ्योरी थी, इसने हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बताया। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन। एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट है बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड प्रोसेस इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन का मतलब जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। जब भी वो क्या करेंगे, उनके बीच में क्या होगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी वही क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, उसी को क्या बोलेंगे अपन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? तो हमारे पास ये डेफिनेशन थी एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ देके पूछा गया है आपसे कि आपके पास में ये एनर्जी है, तो आपके पास इस एनर्जी को हमने क्या, ये एनर्जी ए है, ये एनर्जी अपने पास में क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी भी है, इन दोनों को डिफाइन करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है और कौन सी थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो डिफाइन इनका ज़रूरी है। क्लियर है? तो हमारे पास ये हो गया आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी के बाद इसी आरएनएस ने इस इफेक्ट को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी जिसको बोला आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, उससे पहले हम इस डायग्राम को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हमारे पास जो बना है वो हमारे पास में क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये डायग्राम क्या है हमारे पास में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है। फर्स्ट है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, हमारे पास रिएक्शन कैसी हो, एक्सोथर्मिक, यानी जिसके अंदर हीट क्या हो, रिलीज हो, उस केस में क्या होगा कि देखिए जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये हमारे पास में क्या है, एक्टिवेटेड EA, एक्टिवेशन एनर्जी।
ठीक है। तो हमारे पास में अगर कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे काफ़ी नीचे आएगा, यानी इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा, ठीक है, ये ई आर रिएक्टेंट और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। डेल्टा यानी एनर्जी में कितना डिफरेंस हुआ, क्योंकि अभी एनर्जी इतनी थी, अब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है, तो हमने क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ प्लॉट होगा, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास में जो दिख रहा है ये ई ए एफ, यानी इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट टू, अगर रिएक्टेंट की केस में जाता है तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में अब क्या होगा, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन की, तो हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड वाले की ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा जा रही है इससे बैकवर्ड से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा है, फॉरवर्ड की ज़्यादा है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन की, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी है, बैकवर्ड की। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एच निकालने का एक फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे ही हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक की रिएक्शन जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होती है। देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट एनर्जी है, लेकिन अब हमारे पास जो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास ये गैप क्या हो गया, एंथैल्पी की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव। क्लियर है। देखिए इस बार ग्राफ क्या है, अपने पास रिएक्टेंट की एनर्जी जो थी, हमारे पास में क्या होगा, अब जो प्रोडक्ट की एनर्जी इससे कम है, तो ये लेस देन है, तो ये क्या थी हमारे पास, ग्रेटर देन थी, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और ये लेस देन हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो देखिए आगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास दिख रहा है फॉरवर्ड की, ये स्पेस ज़्यादा है हमारे पास में, और इसलिए क्या होगा, अब बैकवर्ड की रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड से ज़्यादा होगी, तो हमारे पास में एंथैल्पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। क्लियर है, तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू किसी आ गई, पॉजिटिव। क्लियर है, तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ थे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ए टू बी हैव एन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड, यानी अपन बोल सकते हैं ई एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए दे रखी है। कितनी देर की हमारे पास में क्वेश्चन में, 15। ठीक है, और उसके अलावा हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, आपके पास में 5। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक है, इसकी वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। और हमें निकालना क्या है, बी टू ए यानी बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ई एक्टिवेशन एनर्जी क्या निकालनी है हमें, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इक्वल कितना था, हीट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड माइनस, यानी अपन बोल सकते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसमें से वैल्यू रखनी है और इसको आंसर निकालना है। क्लियर है, समझ में आया। फॉरवर्ड में इसमें क्या माइनस करना है, बैकवर्ड को, तो फॉरवर्ड में अपने डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, फॉरवर्ड रिएक्शन के कितने बता रखी है, 15, और माइनस ये क्या हमारे पास, ई बैकवर्ड के हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ई बैकवर्ड का हमें क्या निकाला, कैलकुलेट। तो ई बी की वैल्यू मानी हमने इधर लिया, तो क्या आया प्लस में, और ये क्या गया 15। ठीक है, ये 5 इधर ले सकते तो -5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला ये याद रखना है। क्लियर है, और रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक, तो आंसर हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव में। क्लियर है, क्लियर है। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। देखिए आपके पास में एक रिएक्शन है, मानो ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ए से बी।
ठीक। ए हमारे पास बी से रिएक्शन है, इसमें आपको दे रखा है ई फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड की रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 92, ठीक है, किलो जूल के अंदर, ठीक है। और हीट ऑफ एंथैल्पी दे रखी है आपके पास में -10 किलो जूल, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ई बैकवर्ड, ठीक है। कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। ई बैकवर्ड निकालना है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है। ये क्या है, फॉरवर्ड माइनस ई बी। फॉरवर्ड की रिएक्शन कितनी रेट है 92, और बैकवर्ड हमें कैलकुलेट करना है। और हमारे पास क्या है, ये डेल्टा एच की वैल्यू देखिए -10, ठीक है, -10। तो आपको क्या होगा, ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92, ठीक है। ये इधर अपने पास में आ गया 10 इधर, तो आंसर कितना आ गया 102 किलो जूल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब अपने पास में कंपटीशन व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। क्लियर। ये हमारी थी आरएनएस थ्योरी, इसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी और थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन की, ठीक है। आरएनएस ने क्या लिया, द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय द, एक इक्वेशन दी, उसको नाम क्या दिया, आरएनएस इक्वेशन। ये इक्वेशन थी के इक्वल ए ई माइनस ई की पावर है -E/RT, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है, ए को हमने बोला आरएनएस फैक्टर, या इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी फैक्टर, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कांस्टेंट होती है इसकी, और उसके बाद इट इज़ ए कांस्टेंट स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। आर क्या आपको पता है, गैस कांस्टेंट होता है। ई हमने पढ़ा अभी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसकी यूनिट किसमें यूज किया थी, जूल पर मोल के अंदर। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, आरएनएस इक्वेशन। अगर इसी आरएनएस इक्वेशन में को, ठीक है, हमने क्या किया गया, इसको एक लॉग के फॉर्म में चेंज किया। देखिए फर्स्ट क्या किया हमने, ठीक है, अपन करके देखते हैं इस बार इसको। जैसे अपने पास इक्वेशन क्या थी, के इक्वल टू ए ई की पावर क्या है -E/RT। क्लियर। तो हम इसके नेचुरल लॉग के फॉर्म में अगर चेंज करें तो कितना आ जाएगा, ln k इक्वल ln a, ठीक है, और यहाँ हमारे इसकी पावर -E/RT। क्लियर है। अगर हमारे पास में ln k को हम सॉल्व करें आगे जाके, कितना आ जाएगा ln a, ठीक है। और ये पावर हमारे पास पहले आ जाती है इससे पहले, और ई की वैल्यू कितनी होती है, ई के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 हो जाती है। क्लियर, खत्म। तो ln a, ये माइनस क्या आ गया अपने पास में E/RT। क्लियर है, E/RT। क्लियर, एक इक्वेशन अपने ये बन गई। अगर हम इसको लॉग में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी लॉग, इधर मैंने क्या लॉग 2.303, ठीक है, और के। क्लियर। और इक्वल किसके अपने पास में, यहाँ पे भी 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो हमें आएगा लॉग 2.303 लॉग और ए, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या आएगा E/RT, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, आगे जाके पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, 2.303 से, ठीक है। इसको 2.30 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो क्या हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2.30 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे भी हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2.303, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, देखिए अब इसकी इक्वेशन को वापस इसको समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको लॉग ln के फॉर्म में चेंज किया, फिर क्या किया, लॉग के फॉर्म में चेंज किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखोगे आप
तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, वो किसकी आ गई है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस सी का, ठीक है, एम एक्स माइनस सी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए इसका ग्राफ आ गया लॉग के और 1/t में, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, टी यहाँ लिख के अपन 1/t करें तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, ये हमारे पास होगा माइनस एम एक्स और सी, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास में लॉग के और 1/t के अपने ग्राफ ड्रॉ किया तो E/2.300 क्या आ गया अपने पास में, माइनस E/2.300 क्या आ गया अपने पास में, स्लोप। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ में से, तो इम्पोर्टेंट है आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन में अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 एंड रेट कांस्टेंट क्या K1 एंड K2, ठीक है, फिर आरएनएस इक्वेशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से। देखिए हमने, हमारे पास से इक्वेशन थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, एक इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमने पहले निकाली। अब इसमें क्या हुआ, ए क्या हमारे पास में कांस्टेंट है, अब हमारे पास में क्या होगा, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यानी एक बार K1 K2, अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, आपस में माइनस कर दिया। कौन सी दोनों इक्वेशन, यानी हमने क्या करा, टेम्परेचर को T1 और इसको K1 माना। कैसे, जैसे हमारे पे इक्वेशन थी कितनी, ln K1, ठीक है, और यहाँ था ln A, ठीक है, और प्लस क्या था अपने पास में, E/RT, ठीक है, ये था हमारे पास, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर K1 मान लिया, टेम्परेचर कितना मान लिया, T2, T1, हमारे पास इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एक इक्वेशन हमने सेम ये तैयार करी, ln K2 इक्वल टू ln A प्लस A/RT, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, देखिए हम पढ़ चुके हैं ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर है। ये हमारे पास क्या था, माइनस में, क्लियर, ये हमारे पास 1 और 2। अब 2 इक्वेशन 2 में से हमको माइनस को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए जो हमने अभी करा, दिख रहा है, ये हमने इसमें से इसको माइनस किया इस वाली इक्वेशन में, इस स्टेप के अंदर देखिए ln क्या, ए क्या अपने पास कांस्टेंट है, उसको हमने हटा दिया, और उसके बाद देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ln, इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ln K2/K1 इक्वल क्या हो गया, E/R, हमने ये कांस्टेंट लिया, 1 माइनस हमने इसको लिया, ये E/R को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और 1/T1 माइनस T2 लॉग K2/K1 की वैल्यू, हम इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये E/2.30 और ये T1 माइनस T2, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अगर टेम्परेचर T1 और T2 हो और इक्वेशन और रेट कांस्टेंट K1 और K2 हो तो हमारे पास ये इक्वेशन काम में आएगी, ठीक है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाता हमारे पास, ओनली न्यूमेरिकल्स आते, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। हम बात करते हैं एक एग्जांपल से रिलेटेड, देखिए रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हमें दे रखा है कि 500 केल्विन पे और 700 केल्विन पे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर T1 मान सकते हैं हम इसको, ठीक है, टेम्परेचर T1, और ये हमारे पास टेम्परेचर T2, और ये क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट यानी रेस्ट कांस्टेंट K1, और ये रेस्ट कांस्टेंट हमारे पास K2। तो हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर है। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और वैल्यू रखिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, करके देखना है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, क्लियर है। फॉर्मूले में रखिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अपन ने अभी लास्ट पढ़ा है, ठीक है, लास्ट कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला, लॉग K2/K1 A/2.303 R T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल था, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन की। देखिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया,
और वैल्यू हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद सिंपल सॉल्यूशन है, इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक के, उसकी बात करते हैं हम कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि आपके पास में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स वही प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स वही प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जिनके पास में दो अपने पास दो फैक्टर काम करें। ठीक है, एक फैक्टर बात करेंगे हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक से बात करेंगे अपन इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस टाइप से। देखिए, फर्स्ट कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़िए। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। ठीक है, इसने क्या बोला कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एक हार्ड स्फीयर के रूप में इन्होंने इसको मान रखा है। एंड द रिएक्शन आर अज्यूम टू अकर ओनली व्हेन द स्फीयर कोलाइड विथ ईच अदर। ठीक है, और क्या बोला कि रिएक्शन तब ही होगी तब ये हार्ड स्फीयर आपस में क्या करेंगे, कोलॉइड्स करेंगे। ठीक है, यानी आपस में टकराएंगे। ठीक है, सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू क्वांटिफाई द नंबर ऑफ कॉलिजन अकरिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी जितनी ज़्यादा कॉलिजन होंगे वो प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा बनेंगे। तो इस कॉलिजन को हमने क्या बोला, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस कॉलिजन फ्रिक्वेंसी को हमने किसे डिनोट किया, जेड से। ये होता क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितने ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं, उसी को हमने क्या बोला, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने एक रिएक्शन यूज़ किया P प्लस Q से, हमने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने पहले RNAs के लिए क्या यूज़ किया था, K इक्वल टू A डॉट ई की पावर माइनस A/RT। तो हमारे पास एक नया फैक्टर यूज़ हो गया, कौन सा, जेड। जेड को हमने क्या बोला, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी हमारे पास RNAs के अंदर हमने क्या किया, एक जेड फैक्टर को भी हमने ऐड कर दिया। क्लियर है। तो जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट। P एंड Q, E A आपको क्या पता है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉलिजन के अंदर फर्स्ट फैक्टर हो गया कि आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉलिजन पर सेकेंड में हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट फैक्टर कौन सा काम हो गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और हम अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी में बात करते हैं, दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा इफेक्टिव कॉलिजन। देखिए, आपके पास में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो इस तरह से भी कॉलिजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अनसक्सेसफुल, क्योंकि रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। देखो, ये रिएक्टेंट इस तरीके से जाएगा तो ओनली ये वाला पार्ट तक ही रिएक्ट करेगा, यानी ब्लू वाले के इस वाले पार्ट तक ही रिएक्ट करेगा, इस वाले पार्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये एक इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, टकरा के वापस चले जाएंगे। देखिए, ये वापस चले गए, यानी इसको ये वाले कॉलिजन क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ये रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट में कॉलिजन नहीं होंगे। लेकिन जब कॉलिजन कुछ इस टाइप से हो, जिसे बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन या सक्सेसफुल कॉलिजन, ठीक है, तो आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस तरीके से टच करे कि पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या करें, दोनों रिएक्टेंट, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, ओनली रिएक्टेंट की कॉलिजन एक इफेक्टिव हो, यानी करेक्ट ज्योमेट्री केमिकल रिएक्शन। तो उससे ऊपर क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट बन के अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या हो, ये इसको मान लो आप A2 मान लो और ये B2 मान लो, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना रहे। ये भी अपने पास A2 है और ये भी B2 है, लेकिन ये क्या बना रहे, अभी रिएक्शन करके क्या बना रहे, A और B। यानी आपके पास में हमने बोला कॉलिजन थ्योरी में क्या बोला कि सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बना पाते, वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिनके पास इफेक्टिव कॉलिजन हो। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन हो। ठीक है, इसको यानी इसको बोले प्रोबेबिलिटी फैक्टर। देखिए, ठीक है, टू अकाउंट फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन अनदर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और सेकंड फैक्टर क्या हो गया हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या बोलेंगे अपन स्टेरिक फैक्टर। तो इसको हम P से डिनोट करेंगे, उसको किससे डिनोट किया था, जेड से। ठीक है, ये अपन को किस में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, हमने एक फैक्टर और ऐड कर दिया, इसको क्या बोला हमने, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्लियर है। तो हमारे पास में ये एक रेट यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एक फाइनल रिएक्शन हमारे पास में कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। क्लियर है। तो हमारे पास क्या होगा, क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कॉलिजन एंड हैज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दस इन कॉलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एंड एनर्जी। ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए उसके बाद, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और एन प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। यानी आपके पास में जो हमने ग्राफ पढ़ा था, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में यहाँ पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, या तो आपके पास में एक एनर्जी होनी चाहिए कैसी, इसको हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, और दूसरा हमने क्या बोला, उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, जब जाके वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने जो पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, खासकर आरएनएस इक्वेशन, दोनों ही जो इक्वेशन पढ़ी, एक तो ओनली 1 टेम्परेचर और 1 कांस्टेंट हो उसके लिए, और एक 2 टेम्परेचर और 2 कांस्टेंट के लिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोलिजन थ्योरी में से भी आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव होते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या हम उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और सेकंड क्या पढ़ा अपन ने, इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है, तो हमारे इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के आप करके देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।